अपन मॉसबी इंग्लिश बुक को पढ़ रहे हैं और उसके लिए मैंने आज बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट रखता है। ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि आज अपन जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेस रेस्पॉन्स। स्ट्रेस की सिचुएशन में अपन किस तरह से डील करना चाहिए, और स्ट्रेस की सिचुएशन अगर अपने देखो एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम जब भी अपन देने जाते हैं ये एक सबसे बड़ा स्ट्रेस जो होता है सभी लोगों को होता है, इंटेंशनली भी होता है अनइंटेंशनली होता है, बट स्ट्रेस हर एक आदमी को होता है। और स्ट्रेस जो है उसकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। पर्सन की पर्सनालिटी जो डेवलप होती है वो भी स्ट्रेस से ही होती है, और बहुत सारी डिजीज का कारण भी स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस दो तरह से हो सकता है, पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो इन स्ट्रेस के ऊपर काबू कैसे पाया जाए, और इस स्ट्रेस से रिलेटेड एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट रखता है, और एग्जाम कोई भी अगर दे रहा है उसके लिए ये स्ट्रेस रेस्पॉन्स, स्ट्रेस का जो समझना इम्पोर्टेंट इतना बन जाता है। तो चलिए अपन स्ट्रेस रेस्पॉन्स को देखते हैं कि ये कैसे पॉजिटिवली पर्सन को इफेक्ट करता है और कैसे नेगेटिवली इफेक्ट करके लोगों को डिजीज पैदा करता है, और नेचुरल क्या होता है बॉडी के अंदर। स्ट्रेस जब भी लेते हैं तो बॉडी में क्या चेंजेस होता है वो अपन यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मॉसबी बुक अगर अपन पढ़े तो उसके अंदर आप स्ट्रेस रेस्पॉन्स जो 8 नंबर चैप्टर से के अंदर दिया गया है, तो ह्यूमन बीइंग मस्ट बी एबल टू परसीव एंड इंटरप्रेट स्टिमुलाई टू इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को इंटरेक्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, परसीव करते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है वो इतने एबल होते हैं कि किसी भी स्टिमुलाई के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट के जो भी स्टिमुलाई है, जो भी एनवायरनमेंट का एयर हो गया, हर चीज के एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट होने के लिए जरूरी होता है। तो परसेप्शन एंड कोग्निटिव फंक्शनिंग इन्फ्लुएंस बाय, जो परसेप्शन है अपन क्या देखते हैं और अपन क्या सोचते हैं, कॉग्निशन जो है अपना, अपन क्या सोचते हैं, अपना किसी चीज के बारे में क्या विचार है, वो इन्फ्लुएंस जो होते हैं वो नेचर ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का नेचर किस तरह का है, स्टिमुलाई जो है कोई भी स्टिमुलाई जो है जो आपको उत्तेजित करता है उसका नेचर कैसा है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कल्चर, बिलीफ एंड एटीट्यूड और एज, किस एज का ग्रुप है तो उसको किस तरह से अफेक्ट करेगा, पर्सन का एटीट्यूड कैसा है उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट उसको करेगा। पर्सन की क्या बिलीफ है, अगर आप ये सोचते हो कि अंधेरे में जाने पे भूत होता है, ये आपकी एक धारणा है, आप ऐसा बिलीव करते हैं, तो आपका स्ट्रेस उसी एनवायरनमेंट के प्रति आपका स्ट्रेस भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप जैसा सोचते हैं, आप जो चीज देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स पैदा होता है। तो आपका कल्चर कैसा है, कल्चर आप किस कल्चर में रहते हो, अगर आप किसी कैसे कल्चर में, आपकी जो धारणा है कि भाई जिसे कहाँ पे जहाँ पे शमशान में जाते हैं तो वहां पर भूत होते हैं, आप ऐसी धारणा बनी हुई है ना, तो ऐसी धारणा से आपको क्या, जब भी आप उसके पास जाओगे ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेस रेस्पॉन्स है बॉडी के अंदर साइकोलॉजिकली आपके चेंजेस देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक आपके पाँव है जो एकदम से ज्यादा फास्ट भागने लग जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो स्ट्रेस रेस्पॉन्स है वो एक्टिव हो चुका है, जो आपके अपन आगे पढ़ेंगे फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स वो एक्टिव हो रहा है। तो जिस तरह से आप किसी चीज को परसीव करते हैं एनवायरनमेंट को, उसी के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेस है वो रेस्पॉन्स जो स्टिमुलाई है वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो आपकी परसेप्शन और कॉग्निशन से क्या क्या चीज इन्फ्लुएंस होती है, और आपकी पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस मुझे पुराना एक्सपीरियंस भी, मैंने पहले इस घर के अंदर गया था तब वहां पे मैंने भूत देखा था, या फिर इस तालाब में गया था तब मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई। तो ये अपना क्या है, जब भी आप ऐसी चीजें देख, पास्ट एक्सपीरियंस जो भी दोगे तो आप उस टाइम आपके दिमाग में वो स्ट्रेस पैदा होगा, आपके अंदर एक स्टिमुलाई आएगा और वो स्टिमुलाई आपके बिहेवियर, आपका जो एटीट्यूड है उसके ऊपर चेंजेस लेकर आता है। तो पास्ट एक्सपीरियंस भी इसको इन्फ्लुएंस करता है। प्रेजेंट फिजिकल एंड इमोशनल नीड, अभी आपकी क्या फिजिकल प्रेजेंस कैसी, आप कौन सी जगह पे हैं, और वहां का जो एनवायरनमेंट है वो इमोशनल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जैसे इमोशनल नीड, ठीक है, किसी की डेथ हो जाना,
उस टाइम में जैसे आपके किसी लवेबल की होगी तो उस टाइम में एकदम से आपका स्ट्रेस हो जाता है। आप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, उसके कुछ हो जाता है, तब भी आप क्या होगे, इमोशनल नीड होगी, तो वहां पे भी आपका स्टिमुलाई क्या हो जाएगा, चेंज होता है, और वो वही क्या पैदा करता है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स। तो परसेप्शन और कॉग्निटिव, आप कैसा परसीव करते हैं उसके आधार पर कौन कौन सी चीजें जो इन्फ्लुएंस करती है वो अपने देखा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, पर्सनालिटी जो अपनी जो पर्सनालिटी है वो भी जो डेवलप होती है वो इन्फ्लुएंस बाय एबिलिटी टू परसीव एंड इंटरप्रेट स्टिमुलाई। अपन किसी भी स्टिमुलाई को किस तरह से परसीव कर रहे हैं और उसको किस तरह से अपन समझ रहे हैं, ठीक है, उसको किस तरह से समझ रहे हैं, उसके आधार पर अपनी जो पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है वो इसी तरह से होना चाहिए, होता है। आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसमें जैसे पापा है, वो क्या है, बच्चे को बहुत ज्यादा डांटते हैं, तो जब भी आप पापा को देखोगे तो आप क्या रहोगे, एकदम से नर्वस, आपकी जो पर्सनालिटी क्या हो जाएगी, उनके पापा के प्रति क्या हो जाएगी, चेंज। या मदर आपको मारती है, या फिर ऐसा पर्सन जो आपको बहुत अच्छे रखते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी उस पर्सन के प्रति कितनी अच्छी हो जाएगी, आपका जो बिहेवियर है वो उसके पर्सनालिटी जो है वो क्या है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिहेवियर, अपन जो बिहेवियर अपन प्रेजेंट करते हैं, जो दिखाते हैं, वही आपकी क्या है, पर्सनालिटी होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर रहते हैं तो आपकी जो पर्सनालिटी वो भी स्ट्रेसफुल रहेगी, अगर आप हैप्पी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपकी पर्सनालिटी भी उस तरह। तो इसके आधार पर अपन देखते हैं कि ये दो तरह से इफेक्ट कर सकता है आपका। एक्सटर्नल वर्ल्ड इज इंटरनलाइज थ्रू द प्रोसेस, एक तो अपन एक्सटर्नल वर्ल्ड में रहते हैं तो वो क्या करेगा, इंटरनलाइज थ्रू द प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू आप अपन गुजरे, अलग अलग लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते जाते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड में टर्न बी डिस्ट्रॉय द परसेप्शन, अगर आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड कोई मॉडिफाइड करता है, डिस्ट्रॉय करता है अपने परसेप्शन को, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। तो ये चीजें भी डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेस रेस्पॉन्स के ऊपर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसको क्लियर कर लेता हूं, सॉरी। हाँ, अब देखिए, ये तो दो चीजें होगी कि पर्सनालिटी और आपका परसेप्शन या फिर आपकी जो सोच है वही आपकी क्या कराती है, स्टिमुलाई निकालती है, और उस स्टिमुलाई से आपको क्या रेस्पॉन्स आता है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स पैदा होता है। इसी के लिए इसको कुछ साइंटिस्ट ने इसके लिए कुछ स्टेजेस बताई गई है। तो सेलीज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जीएस सिंड्रोम एक पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर कोई एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कभी 10 to 20% जो चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के। तो ऐसे सेली ने क्या बताया है, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम बताया है, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम के बारे में बताया, इज ए बॉडी नॉन स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में नहीं होता है, ये ऑटोमेटेड होता है, पर ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है बॉडी के अंदर टू स्ट्रेस। स्ट्रेस जब भी बॉडी के अंदर आता है तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स देखने को मिलता है जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है, और ये कितनी स्टेज में होता है, 3 स्टेज में होता है। तो सेली ने क्या बताया है, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम बताया है, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम बताया, जिसमें क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रेस की प्रेजेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉन स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। और इसकी कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेली के अकॉर्डिंग जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम में कितनी स्टेज होती है, तो कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम किसने बताया, तो सेली ने बताया। तो एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपकी ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी डाल देते, सेली जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा तो इसमें देखिए जैसे स्टेजों के बारे में बताया, अलार्म, रेजिस्टेंस, एग्जॉस्टेंस, एक और कोई दूसरी कोई भी स्टेज डाल दी, मतलब टायर्ड कुछ भी लिख दिया, है ना। तो इसको आपको तीनों चीजें ये ध्यान होना चाहिए, ARE, आर आपको याद होना चाहिए, किसका, जनरल अडेप्टेशन है, क्या, जनरल अडेप्टेशन आर, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम आर क्या है, स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम आर रिलेटेड टू, आर का मीन्स आपका हो गया अलार्मिंग स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज और एग्जॉशन स्टेज, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक लॉन्ग हो सकता है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही मैं आपको इसमें बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एग्जाम में किस तरह से डील करना है उससे रिलेटेड भी मैं बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं अभी। तो आपकी स्ट्रेस जो रेस्पॉन्स होती है वो 3 स्टेज होती है जनरल अडेप्टेशन। स्ट्रेस
प्रोड्यूस वियर एंड टीयर ऑन बॉडी। बॉडी के अंदर क्या चीज करता है, जैसे कि कुछ फट्टा, वियर एंड टीयर वाली चीज सिचुएशन पैदा करता है जब भी बॉडी के अंदर। एंड कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है। वो कैसा हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है, मतलब आपको फायदा भी पहुंचा सकता है ऐसा स्ट्रेस, जो नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है, तो मान लो कहीं ऐसी जगह पे आप खड़े हो, जैसे कि जब भी आप किसी गली के अंदर जा रहे हो और एकदम से आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए, कोई कुत्ता जो डरावना, या फिर आपका जो डॉग है वो क्या है आपके पीछे भागने लग जाए, अगर आप वहां पे खड़े रह जाओगे तो क्या होगा, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो उस समय जो कुत्ते से जो आपका स्ट्रेस है और वहां पे आप भाग रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। किसके रेस्पॉन्स में, इस स्ट्रेस के रेस्पॉन्स में। तो वो आपको क्या करेगा, बेनिफिशियली करेगा। ठीक है, लेकिन आपका अगर सिंपैथेटिक सिस्टम इतना ज्यादा हावी हो जाए कि आपका बीपी इतना बढ़ जाए कि आपकी कोई जो ब्रेन की नस है, ब्रेन की जो वेसल्स है उसके अंदर डैमेज हो जाए, तो वो क्या कॉज कर देगा, डिजीज कॉज कर देगा, स्ट्रोक कॉज कर देगा। तो दोनों चीजें हो सकती है, एक बेनिफिशियली होगी और डिट्रीमेंटल भी होती है आपकी स्ट्रेस रेस्पॉन्स में। तो ये वियर एंड टीयर टाइप का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है, बेनिफिशियली या डिट्रीमेंटल होता है। एंड ऑलवेज एलिसिटेड सम रेस्पॉन्स फ्रॉम चेंजेस इन इंडिविजुअल, जिससे अपन रेस्पॉन्स देखने को मिलता है इंडिविजुअल के अंदर किसी टाइप का चेंजेस। तो आप हमेशा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फंक्शन अगर आपको याद करने हैं, तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर आप कुछ चीज समझना चाहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगर आपको फंक्शन पता करने हैं तो आप ये डॉग वाली कहानी याद कर सकते हैं। जब भी आपके पीछे अगर कोई डॉग अगर पीछे पड़ रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे डॉग आपके पीछे बैठा और आप रन कर दिए, तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है वो भी अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अपन ये जो पूरा है एक बार करते हैं, इसकी स्टेज को पढ़ते हैं पहले। स्टेज में ठीक है, तो इसकी पहली स्टेज, तो स्ट्रेस प्रोड्यूस वियर एंड टीयर रेस्पॉन्स, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, बेनिफिशियली हो सकता है। और यहाँ पर अगर अपन पहली फेज की अगर बात करें तो अलार्मिंग फेज, अलार्म देता है किसी चीज को, डेंजर या किसी चीज को अपन, जैसे आपने डॉग को देखा और आपके ऊपर से भौंकने लगा, तो वो आपको क्या अलार्म दिया कि भाई आपको अब क्या करना है, अलार्म दे दिया। तो अलार्म में आप क्या करने लगे, भागने। तो जैसे आप भागने लगोगे तो ये क्या मतलब अलार्मिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और अपन अपनी जो बॉडी है वो क्या करती है, प्रिपेयर करती है, बॉडी फिजियोलॉजिकल डिफेंस पैदा करती है फॉर फाइट एंड फ्लाइट बाय स्टिमुलेटिंग एड्रिनल मेडुला। और वो कैसे करती है, उसका जो पीछे क्या कारण होता है वो अपन देखेंगे। अलार्मिंग फेज के अंदर क्या एक्टिव हो जाता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और वो बॉडी को प्रिपेयर करता है फिजियोलॉजिकल डिफेंस पाने के लिए, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। तो इसके लिए जब भी आपकी बॉडी के पास, जब भी बॉडी के अंदर क्या होता है स्ट्रेस, जैसे डॉग आपके आया तो डॉग आपके पीछे भगा तो आपको क्या हुआ, स्ट्रेस होता है। जब भी बॉडी में स्ट्रेस आता है तो आपकी जो किडनी जो होती है, किडनी के ऊपर क्या होती है, एड्रिनल, जैसे किडनी है, किडनी के ऊपर यहाँ पे क्या होती है, ऊपर सुपीरियर पोर्शन में क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वहां से जो हार्मोन्स होते हैं, दो हार्मोन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं वो अपन पूरा पढ़ते हैं। लेकिन एड्रिनल में जो नॉर एफिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, एफिनेफ्रिन और नॉर एफिनेफ्रिन, जिनको अपन कंबाइन अगर बोले तो ये क्या होते हैं, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं, एड्रीनेलिन ही दो भागों में कंबाइन ब्रेकडाउन होता है बाद में, तो वो किसमें होता है, नॉर एफिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन। और ये क्या कॉज करते हैं, आपका फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स कॉज करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स कॉज करता है, जिससे क्या होगी, आपकी जो बॉडी की जो एक्टिविटी है, बीपी है जो, और आपकी जो एनर्जी लेवल है, वो आपका जो डिपॉजिट फैट है
या फिर डिपोजिट जितने में ग्लूकोज वो रिलीज होने लगता है, उससे क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, भागने के लिए आप पूरे प्रिपेयर। जिससे आपके डॉग पीछे होगा, एड्रिनल ग्लैंड आपके एक्टिव होती है। एड्रिनल ग्लैंड जिसमें आपका एफिनेफ्रिन और नॉर एफिनेफ्रिन सीक्रेट हो जाता है फाइट एंड फ्लाइट। जैसे अपन अगर पूरी अगर अच्छे से देखें तो जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसके अंदर दो पोर्शन होते हैं। यहाँ की एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, तो इसमें दो, एक तो होता है मिडल पोर्शन जिसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला, और इसका जो आउटर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं अपन कोर्टेक्स। ठीक है, कोर्टेक्स मतलब बाहरी पास, मेडुला में मिडल का पोर्शन जो होता है उसके अंदर आपका मेडुला। अब मेडुला जो है, मेडुला मिडल वाला पोर्शन जो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है, वो आपके एड्रेनोट्रोपिक जो हार्मोन है, मेडुला के जो इनर पोर्शन है वो क्या सीक्रेट करता है, आपका नॉर एफिनेफ्रिन, नॉर एफिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन सीक्रेट करता है, जिसको अपन बोलते हैं कैटाकैलामाइन, कैटाकैलामाइन, और फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए ये बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये कौन सी सेल से सीक्रेट होता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्रोमाफिन, क्रोमाफिन सेल जो होती है एड्रिनल मेडुला के अंदर, वहां से ये सीक्रेट होता है। और ये एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के रेस्पॉन्स में ये क्या होता है, ये भी सीक्रेट होता है। नॉरएपिनेफ्रिन या स्ट्रेस जब भी आपकी बॉडी में आता है उसके थ्रू ये एक्टिव होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, आपका जो कोर्टेक्स वाला पोर्शन है, कोर्टेक्स वाले पोर्शन में इसकी 3 लेयर्स होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेडिकुलेटा। ये तीनों से क्या होता है, अलग अलग हार्मोन आपके सीक्रेट होते हैं। ग्लोमेरुलोसा से आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड, सॉरी मिनरलोकोर्टिकोइड, यहाँ से मिनरलोकोर्टिकोइड्स, या फिर इसको बोलते हैं अपन एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। यहाँ से आपका कोर्टिसोल, और इससे आर से आपका कोर्टिसोल, और यहाँ से आपके सेक्स हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन यहाँ से आपका क्या होता है, थोड़ा सा सिक्रेशन होता है, टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन। ये कितने अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट के अंदर आपका जोना रेटिकुलेटा से ये सीक्रेट होता है। जोना फेसिकुलेटा से आपका कोर्टिसोल हार्मोन, जिसको आप बोलते हैं कोर्टिसोन, या इसका जो ब्रेकडाउन होता है, या फिर इनको बोलते हैं अपन ग्लूकोकोर्टिकोइड। एल्डोस्टेरॉन जो होता है बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मैनेज करता है। और ग्लूकोकोर्टिकोइड जो होते हैं वो आपकी एनर्जी लेवल, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इससे को क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके जो हार्मोन सिक्रेशन की बात हो गई, थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। मेडुला का अपन ने देख लिया, कौन से, नॉरएपिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन। कोर्टेक्स का अपन ने देखा, कोर्टेक्स से 3 हार्मोन आपके सिक्रेशन हो गया, एल्डोस्टेरॉन, जोना ग्लोमेरुलोसा, या इसको आप और बोल सकते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन। और दूसरा आपका यहाँ पे जोना फेसिकुलेटा, जिससे आपका कौन सा, कोर्टिसोल हार्मोन, और इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड। और तीसरा आपका जोना रेटिकुलेटा, जिसको अपन बोलते हैं सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन। ये चीज यहाँ से आपका सीक्रेट होते हैं। वो कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, बाकी आपको पता है एंड्रोजन और टेस्टिस से सीक्रेट होता है एंड्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल के ओवरी से सीक्रेट होता है आपका ग्राफिन फॉलिकल से।
तो ये चीजें यहाँ से सीक्रेट होती है, लेकिन कुछ अमाउंट में आपके सक्षम हो। अब अपन ये जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों, स्ट्रेस रेस्पॉन्स में क्यों है, क्योंकि जब भी फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट होता है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस आता है, और इसमें क्या होता है आपकी एड्रेनल मेडुला जो सीक्रेट होता है कौन सा, एफिनेफ्रिन और नॉरएफिनेफ्रिन और एड्रेनोकोर्टिकॉइड हार्मोन जैसे अल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल, जो आपको मैंने बता दिया कोर्टेक्स वाले पोर्शन में आर सीक्रेटेड, ये सीक्रेट होता है जिससे आपका क्या देखने को मिलता है, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपका फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स मैं जो आपको बता रहा था, जो ये चीज याद कर लीजिए, जैसे ही आपका फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है कि मतलब आपके जैसे पीछे आपने यहाँ पे क्या देखा, डॉग, यहाँ पे आपने क्या देख लिया, डॉग को देख लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा है डॉग, ठीक है। अब डॉग देखा, ये आदमी जैसे देख लो डॉग देख रहा, जैसे ही डॉग देखा ये रन भागने की कोशिश किया, ये मतलब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, ठीक है। आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा फंक्शन। अब देखिए क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आपने देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर अपन यहाँ बात करें तो देखिए जैसे ही आपने देखा तो आपका सेल यहाँ पे मुंह में क्या होगी, लार्वा सिक्रेशन होना, सेलाइवा सिक्रेशन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सेलाइवा का सिक्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेलाइवा का सिक्रेशन जो है वो क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप रेस्पिरेटरी की बात करें तो रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे क्या हो जाएगी, एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एकदम से आपका जो, अगर आपको पोटी भी आ रही होगी उस टाइम में तो क्या हो जाएगी, पोटी भी एकदम से रुक जाएगी। तो उसका मतलब क्या हो गया, आप डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो रेस्पॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। हार्ट रेट, भागने की कोशिश किया, तो हार्ट रेट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, भागने लगेंगे ना। आप एक बार इमेज कीजिए कि आपके पीछे कुत्ता पड़ रहा है और आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, यही सारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके कंसेप्ट में के लिए बात इंपॉर्टेंट रखेगी। और ये एग्जाम पर्पज के लिए कैसे है वो मैं आपको लास्ट में बहुत जरूर बताऊंगा, वो क्लास के लास्ट में हम आपको बताऊंगा, ताकि वो चीज आपके एग्जाम में जब भी आप देने जाओगे ना तो वो चीज आपके दिमाग में अगर रहेगी तो आप कोई सा भी पेपर, चाहे आप पढ़ के गए हो नहीं, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है तो आप आराम से उस पेपर को कर पाएंगे विदाउट स्ट्रेस। तो ठीक है, वो भी मैं टेक्निक बताऊंगा। तो यहाँ पर हार्ट की जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगी, बीपी भी यहाँ पे इंक्रीज होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगी। इंटेस्टाइन की आपको देख लिया मैंने बता दिया पहले, जीआई का सिस्टम डिक्रीज, तो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर किडनी की बात करेंगे तो ये क्या कोज करेगी, आपकी स्वेटिंग इंक्रीज करके एड्रेनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकोर्टिकॉइड और मिनरल हार्मोन का सिक्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे एल्डोस्टेरोन, मिनरल नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन यहाँ पे बढ़ जाएगा। एड्रेनल मेडुला रिलीज एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे सिक्रेशन होना चालू होगा। लीवर की अगर बात करें तो लीवर क्या कर रहा है, एनर्जी के लिए किसकी जरूरत होती है, ग्लूकोज की। भागना है तो कैसे होगी, एनर्जी होगी तो भागेंगे। तो एकदम से जो आपका ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन जो सिक्रेट हो रहा है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन क्या करेगा, लीवर के पास रेस्पॉन्स भेजेगा और वहां से जो ग्लूकोज है, भाई ग्लूकोकोर्टिकोन जो आपको देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड जितने भी हार्मोन देते हैं वो शुगर को बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सी बार कि कोर्टिकोस्टेरॉइड जब भी चलते हैं तो पेशेंट की क्या चेक करें, शुगर चेक करना चाहिए। जब भी कोर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड कभी पेशेंट को चल रहा है तो वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्लड में इंक्रीज करते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे अपन, एंडोक्राइन सिस्टम से पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। मसल्स टेंशन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज। मसल्स के अंदर टेंशन बढ़ जाएगा ताकि आपके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी और आप भागने लग जाएंगे। प्यूपिल कैसी होगी, आपको चीजें देखनी होगी ना फास्ट। प्यूपिल यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, डायलेटेड प्यूपिल देखने को मिलेगी। तो ये सारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन पढ़ रहे हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो आपका है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे क्या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सीक्रेट होता है आपका एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और एडीएच हार्मोन, ठीक है। ये आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिससे क्या होगा, उसमें सुसु पोटी भी नहीं आएगा, भागने की हिम्मत आ जाएगी आपके पास। ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, तो मिनरलोकोर्टिकोइड आपके पास रहेगा तो वो क्या करेगा, फ्लूइड बैलेंस को बनाएगा, तो सुसु नहीं आएगा तो फ्लूइड आपके रिटेन होगा। फ्लूइड रिटेन होगा तो वो आपको भागने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और जब भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस है, चाहे वो एग्जाम पर्पज से लिए हो, चाहे आपका किसी भी, मान लो आप एग्जाम में गए, एग्जाम में आपने पहला क्वेश्चन किया, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे आपका स्ट्रेस रेस्पॉन्स आता है और आप कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको समझने के लिए देखिएगा कि जैसे आपका स्ट्रेस, आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा, आपको एक क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा देखा नहीं आया, तीसरा देखा नहीं आया, चौथा देखा नहीं आया, आपका एकदम से स्ट्रेस आ जाएगा। अब फिर बाद में 2-3 क्वेश्चन आपने देखे, ठीक लग रहा है, तो आपका क्या होगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। और जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आप देख लीजिएगा ये आपके पूरा सिस्टम
तो ये सिस्टम जो रेस्पॉन्सिबल होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, आरएस सिस्टम के ऊपर ही रेस्पॉन्सिबल है। एल्डोस्टेरोन यहाँ पे आएगा। एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कैसे होता है वो आपको पढ़ा होगा। आरएस सिस्टम, रेनिन किडनी से क्या सीक्रेट होता है, रेनिन। रेनिन जो क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है, उसको रेनिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है। रेनिन क्या करता है, आरएस सिस्टम आपने नहीं देखा तो मैं एक बार बता देता हूं आपको। आरएस सिस्टम, आरएएस, रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम, है ना। तो रेनिन क्या करता है, रेनिन कहां से सीक्रेट होता है बता दिया मैंने आपको, किडनी से। ठीक है, रेनिन क्या करता है आपका, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने के बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट किसके पास पहुंच जाता है, आपका लंग्स के पास। और लंग्स के पास क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है इसके पास। तो ये क्या करेगा, लंग्स इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। और जो ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, आपका किडनी के पास जाके ये कोर्टेक्स से क्या सीक्रेट कराने की कोशिश करता है, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करता है। जब भी एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होगा तो आपका बीपी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो बीपी इंक्रीज होगा। जैसे ही बीपी इंक्रीज हुआ तो बीपी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स भी, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, बीपी बढ़ेगा तो ब्रेन के अंदर आपकी ऑक्सीजन कम जाएगी। जब ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम जाएगी तो सोचिए क्या होता है, सबसे पहला साइन जो अपन देखते हैं टिंगलिंग और कन्फ्यूजन होता है। तो यही कन्फ्यूजन होता है। तो आप जब भी किसी एग्जाम में देने जा रहे हैं और अगर आप स्ट्रेस ले लेते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन के अंदर भी आपको ये कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाए या कन्फ्यूजन होने लगे, ये सही है या ये गलत, ये सही है, तो आप समझ जाना कि आपका जो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स है वो एक्टिव हो चुका है। और जब फाइट एंड फ्लाइट एक्टिव हो जाता है तो आपको क्या करना है, बाबा रामदेव जी को याद कर लेना है, 5 बार डीप ब्रीथ लेके फिर वापस आपका प्रोसेस चालू करें, एग्जाम पर चालू करें, मोटिवेट होके वापस आप एग्जाम चालू करेंगे तो आपको वापस सही होने लगेगा। तो यही एग्जाम में चीज दिक्कत करता है, 3 घंटे जो है ना वो मायने रखते हैं एग्जाम में। चाहे पहले चाहे पढ़ा ना पढ़ा, कितना पढ़ा ज्यादा पढ़ा, तो 3 घंटे के अंदर आपके आरएस सिस्टम और स्ट्रेस रेस्पॉन्स को आपको क्या करना है, अच्छा बनाए रखना है। अगर आप उसको अच्छा बनाए रख लेते हैं तो आप समझिएगा कि आप जो पेपर करके आए वो आपका 100% श्योर है कि आप उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप उसमें कुछ क्वेश्चन भी करके आए हैं तो। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीजें बता दी। आपको हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, पंप मोर एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड टू मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड जाएगा और वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, प्रोवाइड मोर ब्लड टू वाइटल ऑर्गन के पास आएंगे तो इससे क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा। ठीक है, ब्रोंकियोस डायलेट हो जाएंगे ताकि आप ब्रोंकियोस यहाँ पे क्या होगा, डायलेट होगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है, रैपिड हो जाएगी, डीप रेस्पिरेशन होने लग जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन मसल्स और जो टिश्यू है उसको ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आप भाग रहे हैं, भागेंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ेगी। तो उसके लिए ब्रोंकियोस क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। ठीक है, प्यूपिल क्या होगी, डायलेट हो जाती है, क्योंकि आपको विजन देखना होता है, भागना है तो ज्यादा कोई अंधेरा है तो भी देखना पड़ेगा। तो लीवर रिलीज, लीवर क्या करेगा, ग्लूकोज को रिलीज करेगा क्विक एनर्जी के लिए। प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी आपका यहाँ पे क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड इन इवेंट ऑफ इंजरी। अगर किसी तरह की इंजरी भी हो जाती है तो आपका उस टाइम पता नहीं चलता है ना, तो अंदर से पेन किलर भी रिलीज होता है और उस टाइम में थोड़ा ब्लड नहीं आता, थोड़ी देर बाद में आपका क्या हो जाता है, ब्लीडिंग होना चालू होगी, पर उस टाइम में आपकी ब्लीडिंग थोड़ी कम होगी। प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी यहाँ पर क्या होगा, अफेक्ट होगा स्ट्रेस रेस्पॉन्स में। ठीक है, और जब आप भागेंगे तो आपका यूरिन वगैरह सारा वाटर रिटेन होगा, तो सोडियम भी यहाँ पे क्या रहेगा, सोडियम रिटेन होगा। सोडियम के साथ हमेशा सोडियम के साथ पानी का अटैचमेंट होता है, तो सोडियम यहाँ पे क्या होगा, रिटेन होगा। रिटेन होगा तो उसके साथ वो वाटर को भी रिटेन करेगा, जिससे आपका ब्लड वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आपके ये तो सारी अलार्मिंग स्टेज, जैसे ही आपके पीछे कुत्ता भागा और आपको अलार्म किया कि अब भागना है, तो यहाँ पर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, तो ये सारी चीजें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरी स्टेज अपन देखें तो रेजिस्टेंस स्टेज। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि रेजिस्टेंस स्टेज, जैसे आप भागने लगे, भाग गए, अब देखा थोड़ी देर बाद देखा कि अब कुत्ता तो अब दूर रह गया। जब कुत्ता दूर रह गया तो आपका रेस्पॉन्स क्या होगा, चेंज होगा। तो व्हेन स्ट्रेस कंटिन्यू, अगर आप पीछे देखा कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है,
वो तो अभी भी भाग ही रहा है, तो आपका एक जगह तो आएगा ना। तो अगर वेन स्ट्रेस कंटिन्यू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोन एनेबल बॉडी टू कोप विद स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ कोप, तो आप भागते जाएंगे भागते जाएंगे भागते जाएंगे, कुत्ता पीछे भी आ रहा है तो कुत्ता भी थकेगा और आप भी थकने लगेंगे। तो आप धीरे धीरे आपके अंदर एक स्ट्रेस आ जाएगा और एकदम से आप बीच में एक टाइम आएगा जब कुत्ता रुक ही नहीं रहा है, आप भी भाग नहीं पा रहे, तो क्या होगा, आप क्या करोगे, रुक जाओगे और स्ट्रेस से जो कुत्ता है उसको मैनेज करने के लिए आपके हाथ में क्या उठा लोगे, पत्थर उठा लोगे। क्या उठा लोगे, एक टाइम आएगा तो आप उस टाइम आपके पास हिम्मत आ जाएगी, कुछ टाइम के बाद एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और आप क्या करोगे, हाथ में पत्थर उठा लोगे। दूसरी बार कोई आपका अगर स्ट्रेस रेस्पॉन्स, आपको एक बार गए, ये पहला एक्सपीरियंस है तो आप भागोगे, दूसरी बार आप गए तो आप क्या करोगे, दूसरी बार अपन जाएंगे तो अपने पास क्या रहेगा, रेजिस्टेंस स्टेज में अपन रहेंगे, क्योंकि ये कुत्ता मेरे पीछे भागा था पिछली बार, इस बार मैं क्या करूंगा, पत्थर उठा लूंगा, और पत्थर उठा लूंगा तो ये डर जाएगा, भाग जाएगा आपने, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस, मैंने आपको पहले ही बताया कि पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आएगा। स्ट्रेस रेस्पॉन्स को मैनेज करने के लिए पास्ट एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस स्टेज में अपन डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस स्टेज में क्या है, आप उस पत्थर उठा लेंगे और कुत्ते को मारने लगेंगे, ताकि आपका जो, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप उस स्ट्रेस के साथ कोप करने की कैपेसिटी आ गई। अगर आपका ये चीज नहीं हुआ, अब उसके बाद भी आपका क्या है, अगर उसके बाद भी आपका जो स्ट्रेस है वो नहीं गया, उसके बाद भी आपका जो स्ट्रेस है, तो आप क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे। इफ स्ट्रेस कंटिन्यू रेस्पॉन्स आर नो लॉन्गर इफेक्टिव, द लास्ट स्टेज इज एग्जॉशन एंड डेड। फिर तो आपको क्या होगा, अब कुछ नहीं हो रहा, कुत्ता तब भी नहीं भाग रहा, तो क्या होगा, एग्जॉशन हो जाएगा, एग्जॉशन हो जाएगा तो आप क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो अपन इन तीनों स्टेजों को कहीं पे भी अपने को कुछ तो आपको मैनेज करना सीखना है, उसके लिए अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें जो एग्जिस्टेंस स्टेज और आती है, तो अपने को किस तरह से इसको मैनेज करना है। रेजिस्टेंस स्टेज के अंदर अपन पहुंच गए हैं, तो आप उसको करना, या तो आपका घर आ जाए या फिर आप कुत्ते को पत्थर मारने लग जाओ और रुक जाए, और नहीं रुका तो फिर अगर आप यहाँ तक मैनेज नहीं होता, आप एग्जॉस्शन हो जाएंगे, एग्जॉस्शन हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, या तो डेथ रहेगी, वो जो आपका स्ट्रेस है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, स्ट्रेस किसके अंदर, आपका नुकसानदायक स्ट्रेस हो जाएगा, और वो आपकी बॉडी को क्या करेगा, हार्म पहुंचाएगा। उसके पास आपको कोई नहीं, तो पहले बॉडी आपको एक रेस्पॉन्स देती है, अलार्मिंग साइन के अंदर वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, और वो आपको उस स्टेज तक ले जाती है जहां तक आप उसको कोप करने लगे। अगर आप उससे कोप नहीं कर पाते हैं तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, स्ट्रेस और बढ़ता जाएगा, और उससे आपकी क्या हो जाएगी, दिक्कत ये हो जाएगी, आप लास्ट स्टेज में, और उसके बाद आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये चीजें थी आपकी किसकी, स्ट्रेस रेस्पॉन्स की। और एग्जाम के लिए मैं ये चीज बता रहा था कि आप किस तरह से मैनेज करना है जब भी आपका आरएस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, आरएस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो मैं आपको बता दूं, अपने को डीप ब्रीथ लेना है, या तो वाटर, पानी है आपके पास तो पानी पी लीजिए, उसके बाद वापस आप पेपर चालू कीजिए, तो आपका देखिएगा 100% श्योर है। और हमेशा पेपर को क्या करना है, अभी पेपर जब भी देते जाओ, और ये स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अगर आपके पास 200 क्वेश्चन है और 3 आवर्स का टाइम है, तो अपने को क्या करना है, 3 भागों में डिवाइड करना। पहला 90 सेकंड के लिए, 90 सेकंड के लिए 90 मिनट सॉरी, दूसरा टाइम आपको देना है 60 मिनट के लिए, और तीसरा है 30 मिनट आपको देना है डिवाइड। 90 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, पहले 200 क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना है। ऐसे क्वेश्चन जो आप वन लाइनर हो, या फिर ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में आ रहा है, पढ़ते ही आपको याद आ रहा है, हाँ ये मेरा आंसर राइट है, तो वो 90 क्वेश्चन में उसमें करें। जो नहीं आ रहा उसको स्किप करते जाइए, स्किप करते जाइए, स्किप। ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ये लगता है कि मैं इसको देखूंगा तो मैं कर लूंगा, उसका जैसे जितना भी नंबर है वो आपके पास जो एडमिट कार्ड दिया जाता है, ये जो रफ पेपर दिया जाता है, उसके ऊपर आप अपने उसके नंबर लिख दीजिए। नंबर लिख दीजिए, 57 नंबर का ही है, उसके साथ में आपको याद करना है, कुछ भी लिख दीजिए भाई ये किससे रिलेटेड है, पीडिया का है या फिर कोई टॉपिक का नाम है, तो उसके साथ थोड़ा सा भी वर्ड लिख दोगे आपको पता रहेगा। तो ऐसे 90 मिनट तक आप कंटिन्यू ऐसे क्वेश्चन कर रहे जो आपको फास्ट रिप्लाई है, जितने कर पाए, चाहे 70, 100, 150 जितने कर पाए। फिर आपका 60 मिनट का जो टाइमिंग है, उसमें उन क्वेश्चन को आप अटेंड करेंगे जो आप नंबरिंग लगा चुके हैं। नंबरिंग के अंदर आपको पता है कि ये क्वेश्चन में ये है, उसको देखिएगा। उसके बाद भी वो हो जाते हैं, उनमें भी कुछ बच जाते हैं, उसके बाद आप 30 सेकंड के लिए वापस पूरा रिवाइज करते हैं जो जो क्वेश्चन है। पर जो आपको पहले फर्स्ट राउंड में कर दिए उनको नहीं देखना है, जो बच गए हैं उन क्वेश्चनों को देखना है। हम ये क्या गलती करते हैं, अपन वापस जो क्वेश्चन कर दिए हैं फर्स्ट, ज्यादातर क्या होता है जो अपन पहली बार करते हैं ना वही क्वेश्चन सही होते हैं,
ठीक है। तो उनको ज्यादा छेड़खानी नहीं करना, आपको जो 100% श्योर हो तब भी उन क्वेश्चन को छेड़ना है, बाकी जो आपने लगा दिया वो लगा दिया, बाकी जो बचे क्वेश्चन है उनको पढ़ना है, आराम से सोचना है। जिससे क्या होगा, आप अगर एक बार 200 क्वेश्चन ही पढ़ लोगे ना तो आपको पता है कि किस जगह कौन सा क्वेश्चन। बहुत सी बार क्या होता है, अपन क्वेश्चन पढ़ते जाते करते जाते हैं, लास्ट में 20-40 क्वेश्चन छूट जाते हैं, और क्या पता उस 20-40 क्वेश्चन के अंदर ही आपको सारे क्वेश्चन आते हो। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्जाम के पेपर को 3 भागों में डिवाइड करो, और पहले मेन मोटो आप ये रखो, एग्जाम में 10 बार ये बोल के जाओगे आज मुझे 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं, चाहे मैं क्वेश्चन का आंसर लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन मुझे 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर आप ये सोच के जाएंगे पढ़ के, तो आप 100% श्योर है कि अच्छे क्वेश्चन मार्क करके आएंगे, और अच्छे क्वेश्चन मार्क करके आएंगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा, और जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने लगोगे तो लास्ट के टाइम आपका अच्छा बनेगा। और जब आपके पास कोपिंग स्ट्रेटजी आ जाएगी तो आपका दिमाग भी बहुत तेज चलेगा और क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था आपका स्ट्रेस रेस्पॉन्स। स्ट्रेस रेस्पॉन्स में आपका